तो रूस की संसद से एक खबर आई है और जो दस्तावेज हमारे पास हैं उनके मुताबिक इस खबर ने दुनिया भर के रक्षा मंत्रालयों में कह सकते हैं कि एक खलबली मचा दी है। भारत और रूस के बीच RELOS नाम के एक समझौते को मंजूरी मिल गई है जी। अब सुनने में तो ये शायद किसी आम रक्षा समझौते जैसा लगे, लेकिन इन रिपोर्ट्स में इसे एशिया का सबसे बड़ा सैन्य पावर शिफ्ट और भारत का रक्षा सुपरचार्ज मोड जैसे शब्दों से बताया जा रहा है। बिल्कुल। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि आखिर ये समझौता है क्या और क्यों इसे इतना बड़ा गेम चेंजर बताया जा रहा है। हाँ, आपने सही कहा। इन कागजों को पढ़ने के बाद एक बात तो साफ है, ये सिर्फ हथियारों की खरीद फरोख्त या कोई संयुक्त अभ्यास का मामला नहीं है। ये एक ऐसा रणनीतिक कदम है जो इन विश्लेषणों के अनुसार 21वीं सदी में भारत की सैन्य पहुंच और ताकत की परिभाषा ही बदल सकता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये RELOS, जिसका पूरा नाम है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, आखिर है क्या? नाम तो काफी तकनीकी लगता है। हाँ, नाम तकनीकी है पर इसका मतलब बहुत बहुत सीधा और असरदार है। आसान भाषा में कहें तो इस समझौते के तहत भारत और रूस की सेनाएं वो एक दूसरे के सैन्य अड्डों, बंदरगाहों और यहाँ तक कि हवाई ठिकानों का इस्तेमाल कर सकती हैं। इस्तेमाल कर सकती हैं, यानी अगर भारतीय नौसेना का कोई जहाज रूस के किसी बंदरगाह के पास है तो वो वहां रुक सकता है। सिर्फ रुक नहीं सकता, बल्कि उसे वहां लगभग वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो उसे अपने घरेलू बेस पर मिलती हैं। इन रिपोर्ट्स में 3 शब्दों पर खास जोर दिया गया है: रिफ्यूल, रिफिट और रीस्टॉक। अच्छा। भारतीय युद्धपोत, लड़ाकू विमान या पनडुब्बियां रूसी ठिकानों पर ईंधन भर सकती हैं, जरूरी मरम्मत करवा सकती हैं और रसद यानी जरूरी सामान ले सकती हैं। और यही सुविधा रूसी सेना को भारतीय ठिकानों पर मिलेगी। अच्छा, तो ये एक तरह से सैन्य दोस्ती का एक बहुत बहुत गहरा स्तर है। ये तो ऐसा हुआ जैसे आपने अपने दोस्त को अपने घर की एक चाबी दे दी हो कि जरूरत पड़ने पर तुम मेरा घर इस्तेमाल कर सकते हो। आपने बहुत अच्छी उपमा दी है। ये ठीक वैसा ही है। और जब आपका दोस्त दुनिया का सबसे बड़ा देश हो, जिसके सैन्य ठिकाने आर्कटिक से लेकर प्रशांत महासागर तक फैले हों, तो उस चाबी की कीमत बहुत बढ़ जाती है ना। बिल्कुल। यहीं से इस समझौते का असली भू राजनीतिक असर शुरू होता है, जिसके बारे में इन दस्तावेजों में विस्तार से बात की गई है। और यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक सुविधा का लेन देन नहीं रह जाता। एक विश्लेषण में तो यहाँ तक लिखा है कि इस एक समझौते से भारतीय नौसेना की पहुंच आर्कटिक तक हो जाएगी। ये सुनने में ही बहुत बड़ी बात लगती है। ये है भी। आप कल्पना कीजिए, भारत जो एक हिंद महासागर की शक्ति है, उसकी नियमित और आसान पहुंच अब उत्तरी ध्रुव के पास बर्फीले आर्कटिक महासागर तक होगी। ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचना नहीं है, ये भारत की ऑपरेशनल रेंज को कई हजार किलोमीटर तक बढ़ा देता है। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि ये दुनिया के सबसे बड़े देश और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती ताकत का ऐसा मिलन है जो वैश्विक शक्ति संतुलन को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि ये समझौता काम कैसे करता है जी। लेकिन इन स्रोतों का असली जोर इस बात पर है कि भारत के लिए इसके जमीनी मायने क्या हैं। एक जगह इसे स्ट्रैटेजिक टर्बोचार्ज कहा गया है। चलिए इस पर बात करते हैं। बिल्कुल। पहला और सबसे बड़ा फायदा तो पहुंच यानी रीच को ही बताया गया है। हाँ, और पहुंच भी कोई मामूली नहीं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इससे भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल पहुंच 5 गुना तक बढ़ जाएगी। 5 गुना? ये आंकड़ा तो सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। क्या विश्लेषण में ये बताया गया है कि इस दावे का आधार क्या है? बिल्कुल, इसका आधार है रूस का विशाल भूगोल। देखिए, अभी भारतीय नौसेना को लंबी दूरी के मिशन के लिए अपने साथ ईंधन और रसद के बड़े जहाज लेकर चलना पड़ता है, जो उसकी गति और क्षमता को सीमित करता है। सही है। अब उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी। वो रूस के मरमंस्क जैसे आर्कटिक बेस या फिर प्रशांत महासागर में व्लादिवोस्तोक जैसे रणनीतिक बंदरगाहों का इस्तेमाल कर सकती है। ये वो जगह हैं जहां पहले पहुंचना एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल चैलेंज था। अब ये भारत के लिए एक तरह से फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बन जाएंगे। हाँ। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक बहुत बड़ी बढ़त है। बहुत बड़ी। और आपने चीन का जिक्र किया, जो मुझे अगले बिंदु पर लाता है। इन दस्तावेजों में चीन को लेकर काफी कुछ कहा गया है। ऐसा लगता है कि ये समझौता जितना रूस के साथ दोस्ती के बारे में है, उतना ही चीन को एक कड़ा संदेश देने के बारे में भी है। आपका कहना बिल्कुल सही है। विश्लेषण इसी ओर इशारा करता है कि ये एक सोचा समझा रणनीतिक दांव है।
अब तक भारत और चीन के बीच तनाव मुख्य रूप से जमीनी सीमा पर रहा है, लेकिन इस समझौते के बाद रूसी समुद्री क्षेत्रों में भारतीय नौसेना की मौजूदगी चीन पर एक नया मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक दबाव बनाएगी। इसे थोड़ा और समझाइए, मतलब चीन पर दबाव कैसे बनेगा? देखिए, चीन का ज्यादातर व्यापार समुद्री रास्तों से होता है और उसकी ऊर्जा सुरक्षा भी इन्हीं रास्तों पर निर्भर है ना? हाँ। व्लादिवोस्तोक जैसे बंदरगाह चीन के बेहद करीब हैं। इन इलाकों में भारतीय युद्धपोतों और पनडुब्बियों की आसान पहुंच का मतलब है कि अगर जमीनी सीमा पर कोई संकट पैदा होता है तो भारत के पास जवाबी कार्रवाई के लिए सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि समुद्र का विकल्प भी होगा। चीन को मजबूर करेगा कि वो अपनी नौसेना का एक हिस्सा अपने उत्तरी और पूर्वी समुद्री किनारों की सुरक्षा के लिए भी तैनात रखे। तो ये भारत के विकल्पों को कई गुना बढ़ा देता है और चीन के लिए एक नई रणनीतिक दुविधा पैदा करता है। यहाँ एक और बड़ा बिंदु है जो अमेरिका से जुड़ा है। एक रिपोर्ट में इसके लिए एक दिलचस्प शब्द का इस्तेमाल किया गया है, आत्मनिर्भर जियोपॉलिटिक्स। इसका क्या मतलब निकाला जाए? कि एक बहुत अच्छा सवाल है। क्या ये गुटनिरपेक्षता का कोई नया संस्करण है? एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा। अगर हम इन विश्लेषणों को जोड़कर देखें तो आत्मनिर्भर जियोपॉलिटिक्स का मतलब ये है कि भारत अब दुनिया को किसी एक चश्मे से नहीं देख रहा। शीत युद्ध के दौर में दुनिया दो खेमों में बटी थी, है ना? हाँ। अमेरिका और सोवियत संघ। आज की दुनिया बहुध्रुवीय है। इन रिपोर्ट्स का तर्क है कि भारत इस नई दुनिया में किसी गुट का पिछलग्गू बनने की बजाय खुद एक ध्रुव या कहिए एक ब्लॉक के तौर पर उभर रहा है। यानी अपनी विदेश नीति और रक्षा नीति सिर्फ और सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से तय करना, चाहे उससे अमेरिका खुश हो या नाराज। ठीक यही मतलब है। देखिए, अमेरिका चाहता है कि भारत चीन के खिलाफ उसके बनाए गठबंधन जैसे कि क्वाड में और सक्रिय भूमिका निभाए। वहीं दूसरी तरफ भारत रूस के साथ अपने सबसे गहरे सैन्य समझौते को अंतिम रूप दे रहा है, जबकि रूस और अमेरिका के संबंध इस वक्त सबसे खराब दौर में हैं। तो ये एक साफ संकेत है। बहुत साफ संकेत है अमेरिका और पूरी दुनिया को कि भारत अपने फैसले खुद लेगा। अच्छा, तो ये सिर्फ ठिकानों तक सीमित नहीं है। मुझे इन नोट्स में एक और बात दिखी जिसने मेरा ध्यान खींचा, अगली पीढ़ी की तकनीक। ये कहा गया है कि रिलॉस हाइपरसोनिक और न्यूक्लियर तकनीक में सहयोग के नए रास्ते खोल सकता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये शायद इस समझौते का सबसे दूरगामी पहलू है। लॉजिस्टिक्स समझौते जो होते हैं वो विश्वास का एक स्तर दिखाते हैं। जब आप किसी देश को अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने की इजाजत देते हैं तो इसका मतलब है कि भरोसा बहुत गहरा है। सही बात है। इन रिपोर्ट्स का मानना है कि विश्वास का यही स्तर अब अगली पीढ़ी की सैन्य तकनीक के संयुक्त विकास और हस्तांतरण का आधार बनेगा। रूस हाइपरसोनिक मिसाइलों के मामले में दुनिया में सबसे आगे है। ये समझौता भविष्य में ब्रह्मोस जैसी और भी सफल परियोजनाओं की नींव रख सकता है, जो शायद आज की तकनीक से भी कई गुना ज्यादा उन्नत हो। तो कुल मिलाकर भारत की पहुंच बढ़ रही है, चीन पर दबाव बन रहा है, अमेरिका को संदेश जा रहा है और भविष्य की तकनीक के दरवाजे खुल रहे हैं। जाहिर है इस पर दुनिया की प्रतिक्रिया भी हो रही होगी। एक विश्लेषण के मुताबिक इस समझौते से वैश्विक राजनीति की धड़कनें बदल गई हैं। बड़ी ताकतें से कैसे देख रही हैं? हाँ, इन दस्तावेजों में 3 प्रमुख वैश्विक शक्तियों की चिंताओं को खास तौर पर रेखांकित किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका की चिंता क्या है? भारत तो उसका एक अहम साझेदार है। चिंता इसी बात की है। अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को संतुलित करने के लिए भारत को एक प्रमुख सहयोगी के रूप में देखता है, लेकिन भारत का रूस के साथ इतना गहरा सैन्य समझौता ये अमेरिकी रणनीति में फिट नहीं बैठता। अच्छा। इससे अमेरिका को ये डर है कि हिंद प्रशांत का शक्ति संतुलन उसकी सोची हुई दिशा में नहीं बल्कि एक नई स्वतंत्र दिशा में जाएगा, जिसमें भारत एक स्वतंत्र खिलाड़ी होगा, न कि अमेरिकी टीम का सदस्य। और जाहिर है दूसरा चीन है, उसके लिए तो ये सीधी चुनौती है। बिल्कुल, चीन के लिए ये एक बुरे सपने जैसा है। एक तरफ हिमालय में उसका भारत के साथ सीमा विवाद है, दूसरी तरफ उसका पारंपरिक सहयोगी और सबसे बड़ा पड़ोसी रूस भारत के साथ मिलकर उसे उसी के पिछवाड़े यानी प्रशांत महासागर में घेरने की क्षमता हासिल कर रहा है। ये चीन के लिए एक बड़ा रणनीतिक सिरदर्द है। बहुत बड़ा। उसे ये भी डर है कि भारत और रूस का ये मजबूत गठजोड़ भविष्य में और गहरा हो सकता है, जो सीधे तौर पर उसके हितों के खिलाफ होगा। और तीसरी शक्ति जिसका जिक्र इन रिपोर्ट्स में है वो है नेटो। उनकी क्या चिंता है? रूस तो उनका मुख्य प्रतिद्वंद्वी है। नेटो की चिंता रूस को लेकर ही है, लेकिन भारत के संदर्भ में। यूक्रेन संघर्ष के बाद से नेटो और पश्चिमी देशों की पूरी कोशिश रही है कि रूस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग कर दिया जाए। हाँ, उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जाए। बिल्कुल, लेकिन ये समझौता दिखाता है कि उनकी ये रणनीति पूरी तरह सफल नहीं हुई है।
रूस को भारत जैसा एक स्थिर, शक्तिशाली और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला रणनीतिक साझेदार मिल गया है। ये नेटो की रूस को घेरने की रणनीति के लिए एक बड़ा झटका है। तो इन विश्लेषणों का निष्कर्ष ये है कि ये कोई मामूली रक्षा समझौता नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति समीकरण में आया भूचाल है। एक ऐसा कदम जिसने दुनिया के कई बड़े देशों को अपनी रणनीतियों पर फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। और ये हमें उस महत्वपूर्ण सवाल पर लाता है कि ये समझौता भारत की भविष्य की दिशा के बारे में क्या बताता है। एक रिपोर्ट में बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि भारत अब रिएक्ट यानी प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि डायरेक्ट यानी दिशा निर्देशित करता है। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। मतलब पहले भारत वैश्विक घटनाओं पर प्रतिक्रिया देता था, अब वो खुद ऐसी घटनाएं बना रहा है जिस पर दुनिया प्रतिक्रिया दे रही है। बिल्कुल। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक RELOS का संदेश बहुत साफ है और इसे 3 मुख्य बिंदुओं में बांटा गया है। पहला, भारत अब सिर्फ एक उभरती हुई शक्ति नहीं है, बल्कि सुपर पावर बनने की तेज लेन में है। यह अब सिर्फ एक महत्वाकांक्षा नहीं रही। दूसरा बिंदु इसी से जुड़ा है। यह समझौता दिखाता है कि भारत की सोच अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं रही। उसकी चिंता अब सिर्फ अपने पड़ोस तक सीमित नहीं है। आर्कटिक से लेकर प्रशांत तक सैन्य पहुंच बनाने का मतलब है कि भारत की सोच और पहुंच दोनों वैश्विक हो रही हैं। वो एक ग्लोबल मिलिट्री फुटप्रिंट बना रहा है। और तीसरा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, वो है बराबरी का सिद्धांत। ये समझौता किसी बड़ी शक्ति से सहायता लेने जैसा नहीं है, जैसा कि शीत युद्ध के दौर में कई देश करते थे। सही कहा। यह 2 बराबर की शक्तियों के बीच आपसी सहयोग और भरोसे का समझौता है। यह दिखाता है कि भारत अब किसी के अधीन या जूनियर पार्टनर के तौर पर काम नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया की बड़ी शक्तियों के साथ बराबरी के स्तर पर खड़ा है। और इन सभी विश्लेषणों के आधार पर एक दस्तावेज में बहुत बड़ी भविष्यवाणी भी की गई है। यह थोड़ा साहसिक दावा लगता है, लेकिन उनका मानना है कि 2025 से 2035 के बीच दुनिया एक नई सैन्य व्यवस्था देखेगी और उस व्यवस्था का केंद्र या गुरुत्वाकर्षण बिंदु नई दिल्ली होगा। ये तो बहुत ही बड़ा दावा है। मतलब दुनिया का सैन्य शक्ति संतुलन पश्चिम से हटकर पूर्व की ओर और खासकर भारत की ओर खिसकेगा। हाँ, ये इस पूरे विश्लेषण का सार है कि ये समझौता सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत का संकेत है। तो कुल मिलाके जो दस्तावेज हमने देखे, वो RELOS को सिर्फ एक समझौते के तौर पर नहीं देखते हैं। इसे 2025 का सबसे बड़ा मिलिट्री गेम चेंजर और भारत रूस की दोस्ती का एक नया अध्याय बताया गया है, जो दुनिया की भू राजनीतिक दिशा को बदल सकता है। सही कहा। इन रिपोर्ट्स का पूरा जोर इसी बात पर है कि ये भारत के आत्मविश्वास और उसकी बढ़ती ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन यहाँ एक विचारणीय प्रश्न यह भी उठता है, जिस पर इन दस्तावेजों में सीधे तौर पर बात नहीं की गई है, पर यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। वो क्या है? वो ये कि जब किसी देश की सैन्य पहुंच और ताकत इस तरह वैश्विक स्तर पर बढ़ती है, तो उस नई शक्ति के साथ कौन सी नई गैर सैन्य जिम्मेदारियां भी आती हैं। क्या इसका मतलब यह है कि दुनिया अब भारत से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा, आपदा राहत में बड़ी भूमिका या फिर वैश्विक शांति अभियानों में नेतृत्व करने की उम्मीद करेगी? क्योंकि बड़ी शक्ति सिर्फ बड़े अधिकारों के साथ नहीं, बड़ी जिम्मेदारियों के साथ भी आती है। इस पर भी सोचना दिलचस्प होगा।